एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसकी हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रखी है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था बेसिक एजुकेशन स्कीम या फिर वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन। तो इसमें हमने पढ़ा कि जो महात्मा गांधी थी उन्होंने जो बेसिक एजुकेशन स्कीम थी उसके बारे में सोचा। तो एजुकेशन का जो वहां पे पतन हो रहा था तो उसके विकास के लिए उन्होंने जो वारदा स्कीम थी एजुकेशन की, उसकी जो योजना थी वो बनाई और उसको लागू किया। तो हमने उसके एम्स, उसके रीजन्स, तो उसकी जो बैकग्राउंड थी वो पिछले लेक्चर में पढ़ी है। तो आज हम इस लेक्चर में करेंगे कि उसके मेन फीचर्स क्या थे या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। हम बात करेंगे मेन फीचर्स ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम। तो हम इसकी फीचर्स की बात कर रहे हैं। मेन जो उसके फीचर्स थे, मेन फीचर्स ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम या फिर वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन, इसमें जो सबसे ज्यादा जिस बात पे जोर दिया गया था वो था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, कि हम बच्चों को जो फ्री एजुकेशन दे पाए उसके लिए समय निश्चित किया गया कि 7 सालों तक हम फ्री और जो कंपलसरी एजुकेशन है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उसके फीचर की। जो सबसे फीचर था मेन वो था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को लेकर। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जिसमें उन्होंने एक टाइम पीरियड निश्चित किया था उसके लिए, जो 7 साल तक का जो समय था कि मिनिमम वो 7 साल तक का टाइम होगा जब बच्चा फ्री एजुकेशन ले सकेगा। इसमें जो राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें 7 से लेकर जो 14 साल तक के लड़के और जो लड़कियां थी वो क्या निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा वो प्राप्त कर सकते थे। आगे हम बात करते हैं क्राफ्ट सेंटर्ड मीन्स मैनुअल एंड प्रोडक्टिव वर्क। क्राफ्ट सेंटर्ड, CRAFT, क्राफ्ट सेंटर्ड की जो एजुकेशन है वो क्राफ्ट सेंटर्ड होनी चाहिए, ताकि बच्चा एजुकेशन प्राप्त करने के बाद जो अपना रोजगार है, जो अपना व्यवसाय है वो खुद कर सके। उसको उस पे गवर्नमेंट पे डिपेंड ना रहे, वो उसको गवर्नमेंट पे डिपेंड होने की जो आवश्यकता ना पड़े। वो जैसे ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके जाए, वो जो उसने क्राफ्ट सीखा है, जो हस्तकला उसने एजुकेशन के साथ सीखी है, उसी हस्तकला को वो जो अपना रोजगार है वो बनाए और वो अपनी जो इनकम है वो वहां से रोजगार से प्राप्त करे, अपना जो लाइफ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ढंग का बना सके। इसलिए उन्होंने जो क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन थी उसमें ज्यादा से ज्यादा वो जोर दिया गया। आगे हम बात करते हैं मदर टंग। जो एजुकेशन का मीडियम था, जो इस वारदा स्कीम से पहले जो भी एजुकेशन के रिगार्डिंग मैकाले का मिनट आया, जब वुड का डिस्पैच आया, जब फिर एडम रिपोर्ट आई, तो उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन था एजुकेशन देने का जो मीडियम था वो क्या था, वो उन्होंने अंग्रेजी पे जोर दिया। लेकिन जो वारदा स्कीम थी, जो बेसिक एजुकेशन स्कीम आई थी, उन्होंने महात्मा गांधी ने बच्चे की एजुकेशन का जो मीडियम था, जो इंस्ट्रक्शन का जो मीडियम था वो मदर टंग पे जोर दिया। क्योंकि जो बच्चा भाषा पहले से ही जानता है तो उसमें अगर उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी तो वो अच्छे से जो एजुकेशन है वो प्राप्त कर सकेगा। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन थ्रू एक्टिविटीज, मतलब जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए और एक्टिविटी सेंटर्ड होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो एजुकेशन है वो चाइल्ड एंड एक्टिविटी सेंटर्ड, चाइल्ड एंड एक्टिविटी सेंटर्ड, कि जो एजुकेशन है वो बच्चे के सेंटर्ड होनी चाहिए, चाइल्ड के सेंटर्ड होनी चाहिए, केंद्रित होनी चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। उसमें बच्चे को विभिन्न गतिविधियों द्वारा जो एजुकेशन दी जानी चाहिए। बच्चे की जो इंटरेस्ट है, बच्चे की जो रुचियां हैं या फिर बच्चे की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखकर हमें जो
बच्चों को जो एजुकेशन है वो प्रदान करनी चाहिए। कि एजुकेशन को निर्धारित नहीं करना चाहिए या टीचर को ये निर्धारित नहीं करना चाहिए कि बच्चे को क्या सिखाना है, बल्कि बच्चे की योग्यता और बच्चों की रुचि और बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए कि बच्चे की क्या डिमांड है, बच्चे की क्या जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस विधि पर जो एक्टिविटी सेंटर है शिक्षा उसे दी कैसे जानी चाहिए। पहली बात तो ध्यान में रखनी चाहिए कि जो विद्यार्थी है उसकी क्या नीड्स है, उसकी क्या जो एबिलिटीज हैं। दूसरी, उस एबिलिटीज को ध्यान में रखकर उसकी एक्टिविटी हम देखनी है कि हम उसको कैसे एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्टिविटीज में मतलब हम टीचिंग मेथड का यूज कर सकते हैं कि टीचिंग मेथड कैसे होने चाहिए। जैसे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में उस समय होता था, हमारे जो कंट्री थी उस समय क्या था, एक ट्रेडिशनल मेथड चला आया हुआ था कि लेक्चर मेथड द्वारा बच्चे को एजुकेशन दी जाए, लेकिन एक्टिविटी सेंटर वहां पे की गई कि एक्टिविटी सेंटर होनी चाहिए। बच्चे को जो टीच करना है उसके लिए हम टीचिंग मेथड यूज करना है, जैसे कि हम प्ले वे मेथड यूज करें या फिर प्रोजेक्ट मेथड यूज करें या फिर डिस्कशन मेथड यूज करें। तो इस प्रकार डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू बच्चे की जो नीड्स थी, बच्चे की जो एबिलिटी थी उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे को जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं, इसका जो फीचर था वो था रिलेटेड विद लाइफ, कि ये जीवन से संबंधित थी। जो एजुकेशन स्कीम वहां पे लागू की गई थी उसे जीवन से संबंधित या फिर जीवन के साथ जो रियल लाइफ थी उसके साथ रिलेट किया गया। बच्चा जो अपने आसपास में, जो गांव में जो क्राफ्ट थे, जो उद्योग थे, उसी उद्योगों की जो शिक्षा थी वो बच्चे को प्रोवाइड की जाने लगी। जो बच्चा जो उद्योग है वहां आसपास जिसका काम चल सके, इसका रोजगार बन सके, तो वो वहां के जीवन से संबंधित की गई, वहां के जो एरिया था, जो सोसाइटी थी, वो सामाजिक वातावरण था जैसा, तो उस तरीके की जो लाइफ थी वहां उसी तरीके से संबंधित जो एजुकेशन थी, जो क्राफ्ट था वो बच्चे को दिया गया। आगे हम बात करते हैं सेल्फ सपोर्टिंग, सेल्फ सपोर्टिंग। तो जब बच्चे को क्राफ्ट की एजुकेशन दी गई, उसको मैनुअल एंड प्रोडक्टिव वर्क सिखाया गया, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सेल्फ सपोर्टिंग हो गया। वो उसके लिए वो रोजगार बन सका, पढ़ाई के साथ साथ वो क्या है, कमाई का जो साधन था वो वहां पे बन गया। इसलिए वो जो एजुकेशन थी वो सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन के रूप में सामने आई। आगे हम बात करते हैं प्रायोरिटी टू रूरल स्कूल की, जो गांवों के स्कूल थे उसको प्रायोरिटी दी गई, प्रायोरिटी टू रूरल स्कूल। तो महात्मा गांधी ने जो गांवों वाले स्कूल थे, जो रूरल एरिया में जो स्कूल थे, उसको डेवलप करने पे बहुत जोर दिया। इन स्कूलों को डेवलप करने के पीछे उनका रीजन था कि गांवों का जो विकास है, जो रूरल एरिया है उसका विकास किया जाए, उसको जो आत्मनिर्भर है वो बनाया जाए। आगे हम बात करते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को कहाँ मिली, कैसे मिली? एजुकेशन में जो क्राफ्ट वर्क उन्हें सिखाया गया था वो क्या थी, उनके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज थी। बच्चों को स्कूल में कताई, बुनाई, कढ़ाई, ये सारी चीजें स्कूल में प्रैक्टिकल करके सिखाई जाती थी। वहां पे उनसे कतवाया जाता था, उनसे बुनवाया जाता था और उनसे कढ़ाई जो वहां पे करवाई जाती थी। तो उनको साथ साथ क्या था, वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा बल दिया जाता था रादर देन थ्योरेटिकल। उन्हें सिर्फ पुस्तकें ही नहीं पढ़ाई जाती थी, पुस्तकें पढ़ाने के साथ साथ जो क्राफ्ट वर्क वो सिखाना चाहते थे उसकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी वहां पे दी गई। आगे हम बात करते हैं रिमूविंग द अनएम्प्लॉयमेंट। वो क्या आ गया, सेल्फ सपोर्टिंग आ गया कि बच्चों को ऐसी एजुकेशन दी जो एजुकेशन उनके रोजगार का साधन बनी। तो उसने क्या किया, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करना शुरू कर दिया कि लोगों को आत्मनिर्भर है वो बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे जब वो आत्मनिर्भर बन गए तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो खत्म होने लगा। जाके हम कह सकते हैं, खत्म तो नहीं कह सकते, कि वहां पे कम होना शुरू हो गया। तो इस
एंजॉयमेंट। आगे हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल बेस्ड, साइकोलॉजिकल बेस्ड। साइकोलॉजिकल बेस्ड जो एजुकेशन थी वो क्या थी, मनोवैज्ञानिक जो नीड्स थी बच्चे की, मनोवैज्ञानिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए उसको हम कह सकते हैं कि वो साइकोलॉजिकल थी। इसमें बच्चे की आवश्यकताओं को, बच्चे की योग्यताओं को ध्यान में रखा गया था, इसलिए ये साइकोलॉजिकल बेस्ड थी। इसमें बच्चे पर कोई दबाव नहीं था, बच्चा अपनी रुचि के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो सीखना चाहता है वही क्राफ्ट का वो सीख सकता था, इसलिए ये मनोवैज्ञानिक बेस थी, मनोवैज्ञानिक आधार पर थी। आगे हम बात करेंगे इसकी सेकंड, ये तो थी इसके जो फीचर्स थे। आगे हम बात करेंगे इसकी करिकुलम की जो वारदा स्कीम थी उसका जो करिकुलम था वो कैसा था, करिकुलम को कैसे इन्होंने तैयार किया था। जो वारदा स्कीम का करिकुलम था वो उन्होंने जो बेसिक एजुकेशन थी उसके साथ साथ उसमें जो क्राफ्ट था उसको ध्यान में रखते हुए जो उसका करिकुलम था वो तैयार किया गया था। तो हम बात करते हैं आगे करिकुलम की, किसका करिकुलम था वो, जो वारदा स्कीम में एजुकेशन जो बेसिक स्कीम थी उसमें करिकुलम की बात की गई थी। उसमें क्या कहा गया था, सबसे पहले कहा गया था कि जो बेसिक क्राफ्ट है बच्चे को वो सिखाया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक क्राफ्ट की। बेसिक क्राफ्ट की कि बच्चे को जो बेसिक क्राफ्ट है, जो बुनियादी जो शिल्प है वो बच्चे को सिखाया जाएगा। इसमें विद्यार्थी किसी भी हस्तकला का जो चयन है वो कर सकता है। बहुत सारे जो उसको ऑप्शन दिए गए थे जो व्यवसाय के तौर पर यूज किए जा सकते थे, प्रयोग किए जा सकते थे। इसमें हम कुछ जो व्यवसाय है उसकी बात करते हैं कि कौन कौन से जो व्यवसाय थे जहाँ क्राफ्ट वर्क था वो वहां पे किया गया था। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पिनिंग एंड वीविंग की। स्पिनिंग एंड इसमें कताई और जो बुनाई आ गई थी उसने फिर एग्रीकल्चर को भी दिया था वहां पे। एग्रीकल्चर का था और जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जो उत्पादन था या फिर उनकी हम कह सकते हैं गार्डनिंग थी, फ्रूट एंड वेजिटेबल गार्डनिंग। उस बात पे जोर दिया था कि बच्चे खेती बाड़ी सीखे, बच्चे फ्रूट्स, बागवानी, जो वेजिटेबल्स थी उसको उगाने के बारे में सीखे, वो फिशरी का काम सीखे, वो लेदर वर्क सीखे, जो मछली पालन था, जो फिशरी वर्क था या फिर जो लेदर वर्क था, जो चमड़े का काम था वो बच्चों के द्वारा सीखा जाए, जो फिशरी वर्क था वो किया जाए ताकि जो बच्चे हैं अपना जो रोजगार है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करे, उसमें उसे गवर्नमेंट पे डिपेंड ना रहना पड़े कि जो गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालेगी, जो जॉब्स देगी तभी उन्हें रोजगार मिलेगा। इसलिए क्राफ्ट वर्क में जो बहुत सारा जो क्राफ्ट का काम था वो बच्चों को सिखाया जाता था। दूसरा उसमें क्या था, जो क्राफ्ट इसकी करिकुलम की मेन चीज थी वो थी वहां पे मदर टंग कि जो मीडियम था वो मदर टंग को लेकर था। उसमें जो मातृभाषा थी वो बहुत ही जो मेन मुद्दा था वहां पे इसको एजुकेशन में लागू करने का, क्योंकि यह विचारों के अभिव्यक्ति का या फिर किसी भी चीज को समझने का सबसे जो उचित साधन था या फिर सबसे प्रभावशाली साधन था ताकि बच्चे का जो उचित रूप में विकास हो सके। आगे हम बात करते हैं इसमें मैथमेटिक्स की। जो करिकुलम था उसमें मैथमेटिक्स को भी शामिल किया गया था, क्योंकि जो लाइफ है, जो दैनिक कार्य है उसमें मैथ्स का बहुत योगदान है। कैलकुलेशन
हर वक्त हमें जो कैलकुलेशन है हर काम में वो करनी पड़ती है, इसलिए इसको विषय को जीवन तथा हस्तकला से जोड़कर वहां पे पढ़ाने की जो कोशिश है वो की गई। आगे हम बात करते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस जो करिकुलम में जनरल साइंस को भी वहां पे ऐड किया गया, क्योंकि जो साइंस थी वहां पे एजुकेशन की डेवलपमेंट में बहुत ही जो सहायक मानी गई थी, तो उन्होंने जनरल साइंस में बहुत सारे जो एरिया थे, जो बहुत सारे जो क्षेत्र थे उसमें ऐड किए गए, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस वहां पे ऐड की गई, वहां पे बायो साइंस की गई, वहां पे जो था फिजिकल साइंस थी वो ऐड की गई। बहुत सारे जो साइंस का एरिया था, जो क्षेत्र थे वो उसमें जनरल साइंस के अंदर पढ़ाए गए। प्राकृतिक साइंस, जीव विज्ञान या फिर खगोल शास्त्र की अगर हम बात करें, या फिर वनस्पति विज्ञान, या फिर फिजिकल साइंस, या फिर रसायन विज्ञान के बहुत सारे जो क्षेत्र थे जनरल साइंस के अंदर बच्चों को पढ़ाए गए, क्योंकि इस पढ़ाने का जो बहुत सारे उसके उद्देश्य थे, बहुत सारे एम्स थे। कौन कौन से एम्स थे? अगर बच्चों को प्राकृतिक साइंस पढ़ाई जानी थी, एनवायरनमेंट के बारे में उनको जानकारी देनी थी, जिसका मेन उद्देश्य था प्रकृति को पढ़ना, इन्वायरमेंटल जो साइंस थी, इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग उनको नॉलेज देनी, ताकि वो लोग हैं वो अपनी प्रकृति से जुड़ सकें, बौद्धिक विकास के साथ साथ, ताकि उनका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो भी विकसित हो सके। जो वैज्ञानिक हैं बहुत ही जो खोजें करती हैं उनके जीवन से संबंधित उनको बताया जाए, और जो बच्चों का जो इंटरेस्ट है, बच्चों की जो रुचियां हैं वो साइंस की तरफ या नई खोजें करने की तरफ उनको लिया जा सके, इसलिए उनको जो जनरल साइंस थी वो वहां पे पढ़ाएगी। आगे हम बात करते हैं सोशल साइंस की। जनरल साइंस के साथ साथ क्या था, बच्चे को सोशल साइंस है उसकी भी जो जानकारी है वो दी गई। जो सोशल साइंस थी उसकी भी जानकारी बच्चे को दी गई। सामाजिक विज्ञान के बारे में उनको बताया गया, सामाजिक जो वातावरण है हमारा उसके बारे में बच्चों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए वहां पे क्या उनको जो सोशल साइंस है, जो सामाजिक विज्ञान है वो भी पढ़ाने पर जोर दिया गया। उसका रीजन था उन्हें अपनी सभ्यता के बारे में पता चलना, मानव जाति के बारे में, कैसे मानव जाति जो अस्तित्व में आई उसके बारे में पता लगना, अपने भौगोलिक जो क्षेत्र है भौगोलिक जानकारियां प्रोवाइड करवाना, हमारे इतिहास के बारे में जो जानकारियां प्रोवाइड करना, जो नागरिक के कर्तव्य है उसके बारे में बताना, क्योंकि सोशल साइंस के अंदर भी जो अलग अलग हम कहते हैं इसमें हिस्ट्री भी पढ़ाएगी, इसमें ज्योग्राफी भी पढ़ाएगी, इसमें जो सिविक्स है वो भी पढ़ाएगी। तो हर जो तीनों की जो कैटेगरी थी, हमारा इतिहास पढ़ाया गया, हमारी जो भौगोलिक स्थितियां हैं उसके बारे में, शहरों के बारे में, गांवों के बारे में, मतलब जो हमारा भौगोलिक एरिया था उसकी जानकारी दी गई। और जो सिविक्स में हमारे नागरिकता के बारे में पढ़ाया, हमारे संविधान के बारे में पढ़ाने के, हमारे देश में जो लॉज हैं, कानून हैं, उनके बारे में जो बताने की वहां पे कोशिश की गई। आगे हम बात करते हैं म्यूजिक की। बच्चों को म्यूजिक भी वहां पे सिखाने की जो कोशिश है वो की गई। ये म्यूजिक क्या था कि म्यूजिक की पढ़ाने का रीजन था, एक तो बच्चे की जो अपना मनोरंजन कर सकते हैं, दूसरा इसको भी क्या है एक रोजगार के रूप में वो अपना सकते हैं। इसमें विषय के ज्ञान साथ बच्चों को जो मनोरंजन है वो भी वहां पे प्रदान होता रहा, इसलिए बच्चों को जो म्यूजिक है उसके सीखने पे भी जोर दिया गया। आगे हम बात करते हैं ड्राइंग की। बच्चों को ड्राइंग के बारे में भी जो नॉलेज है वो वहां पे प्रदान की गई, क्योंकि जो चित्रकारी है वो अपना विशेष महत्व रखती है। इसमें क्या था, रंगों और जो चेहरों का निरीक्षण करके उसमें जो अंतर है वो समझने की कोशिश करना, आकारों को याद रखने के लिए स्मरण शक्ति का विकास करना। तो जो ड्राइंग थी वो भी क्या था, एक बच्चों का रोजगार बन सकता था। जो बच्चे पेंटिंग करते थे तो रोजगार के रूप में उसको वो अपना सकते थे, इसलिए बच्चों को जो ड्राइंग है वो भी करिकुलम में वहां पे ऐड की गई। आगे हम बात करेंगे होम साइंस की, कि जो बच्चों को होम साइंस
जो पढ़ाई थी खास करके लड़कियों के लिए, अगर लड़के बाकी व्यवसाय सीख रहे थे तो लड़कियों को वहां पे जोर दिया जाता था कि उन्हें होम साइंस की जो गृह विज्ञान की उन्हें शिक्षा दी जाए। वैसे तो वहां पे लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं किया जाता था। गांधी जी का मानना था कि अगर लड़कियां होम साइंस सीख सकती हैं, गृह विज्ञान करती हैं, तो लड़कों को भी उतनी शिद्दत से वो सीखनी चाहिए, क्योंकि जो काम है इंसान का, जो हस्तकला है, हाथ से काम है, वो इंसान, लड़का अगर खाना पका सकता है, लड़कियां दूसरे काम कर सकती हैं और क्राफ्ट में वो म्यूजिक भी कर सकती हैं, वो साइंस भी पढ़ सकती हैं, मैथ्स पढ़ सकते हैं। इसलिए हर एक बच्चे को जो होम साइंस की एजुकेशन है वो लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें थोड़ा सा सिलेबस का डिफरेंस कर दिया गया था लड़के और लड़कियों की सिलेबस में, लेकिन हर एक बच्चे को एजुकेशन उसमें सीखने के लिए शामिल किया गया था कि हर एक बच्चा है जो वो एटलीस्ट होम साइंस की जो नॉलेज है वो ले सके। आगे हम बात करते हैं टाइम टेबल की। करिकुलम में हमने बात कर ली कि कौन कौन सी जो सब्जेक्ट थे वो करिकुलम में ऐड किए गए थे। आगे हम बात करते हैं इसके टाइम टेबल की। जो टाइम टेबल था वो उसमें कैसे बनाने पे जोर दिया था, तो बात करेंगे हम टाइम टेबल की। टाइम टेबल में क्या कहा गया था, इस योजना के अनुसार वर्ष में 228 दिन जो स्कूल लगेगा। इस योजना के अंदर अगर हम बात करें ईयर की, तो इसमें क्या था, 228 डेज था वो स्कूल वहां पे किया गया था कि जो 228 डेज स्कूल है वो एक साल में लगेगा, और जो रोजाना स्कूल में 5 घंटे 30 मिनट की वो शिक्षा प्राप्त करेंगे। आज पर डे के हिसाब से जो बच्चा है वो एजुकेशन वहां पे प्राप्त करेगा। डेली वो क्या करेगा, 5.5 घंटे है वो स्कूल में व्यतीत करेगा। तो 5.5 घंटे उसका टाइम टेबल था, पर डे के था। इसमें उसकी रुचियों को देखते हुए, बच्चों की रुचियों के अनुसार उसको जो क्राफ्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा कि जिस हस्तशिल्प की जो एजुकेशन बच्चा अपनी रुचि के अनुसार लेना चाहता है वही एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें किया गया था, आगे हम बात करेंगे टीचर एंड ट्रेनिंग की। टाइम टेबल के बाद इसमें जो किया गया था वो टीचर की ट्रेनिंग की, टीचर एंड ट्रेनिंग कि जो अध्यापक थे उन्हें भी ट्रेन किया जाएगा पढ़ाने के लिए। इसमें सबसे पहले बात की गई थी लोकल टीचर की। सबसे पहले इसमें सुझाव दिया गया था कि जो अगर हमने टीचर्स को अपॉइंट करना है तो वहां पे लोकल टीचर को जो अपॉइंट किया जाए उसकी जो एरिया के हिसाब से उसको प्रायोरिटी दी जाए। तो लोकल टीचर ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में अपॉइंट किए जाए ताकि वो उस एरिया के जो लोग हैं उससे जाने पहचाने हो, उनके जो नजदीक हो, तो उनकी जरूरतों का उन्हें पता हो, इसलिए लोकल टीचर को बात की गई। दूसरी बात हुई थी वहां पे ट्रेंड टीचर की कि हस्तशिल्प जो भी देना है हमने, जो उनको क्राफ्ट वर्क करवाना है, तो जो टीचर है वो ट्रेंड होने चाहिए। जिस भी क्राफ्ट की वो एजुकेशन दे रहा है या जिस भी सब्जेक्ट की वो एजुकेशन दे रहा है टीचर, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसको ट्रेंड होना चाहिए। तो जो आगे बात की गई थी जो ट्रेनिंग की, वो 1 साल से लेकर 2 साल तक की वो ट्रेनिंग है वो टीचर्स को होनी चाहिए। जो मिनिमम टाइम था वो 1 साल का, जो मैक्सिमम टाइम अगर हम बात करें तो उसमें कम से कम 2 वर्षों का जो प्रशिक्षण है वो किसी प्रशिक्षण संस्था से लिया होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग की। मेथड्स ऑफ टीचिंग कि जो टीचिंग की मेथड है वो वहां पे कैसे होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरल मेथड की। ओरल मेथड की कि जो मौखिक मेथड है, जैसे हम लेक्चर मेथड की बात करते हैं तो लेक्चर मेथड के द्वारा जो स्टूडेंट को वो पढ़ाया जाना चाहिए। आरंभिक सत्र पर जो जानकारी है वो ओरल मेथड
मेथड के द्वारा दी जानी चाहिए। आगे हम बात करते हैं रीडिंग एंड राइटिंग मेथड। रीडिंग एंड राइटिंग मेथड कि बच्चे को पढ़ना और जो लिखना है वो सिखाया जाए, जो उसकी आगे की स्टेज है, प्रारंभिक स्टेज से जो आगे की स्टेज है उसमें लिखना और जो पढ़ना है वो सिखाया जाए। आगे हम बात करते हैं क्राफ्ट मेथड की। क्राफ्ट मेथड बच्चे को जो जानकारी है हस्तकला की वो करवाई जाए। इन विषयों का जो ज्ञान है वो स्वतंत्र रूप से ना देकर वो बुनियादी हस्तकला के रूप में उसका जो ज्ञान देने की कोशिश है वो की जाए। आगे हम बात करते हैं एक्टिविटी मेथड। एक्टिविटी मेथड कि जो एक्टिविटी मेथड है वो वहां पे यूज किए जाने चाहिए। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा शारीरिक विज्ञान अगर आदि हमें शिक्षा देनी है तो उसमें जो क्रिया विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए उनमें एक्टिविटी वहां से करवाई जानी चाहिए। जैसे कि प्लेवे मेथड हो गया, बच्चे को कुछ भी सिखाना है, अगर सामाजिक विज्ञान के बारे में सिखाना है या फिर हम फिजिकल एजुकेशन दे रहे हैं तो हम खेल खेल में बच्चे को वो एजुकेशन हम वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। बच्चे के ऊपर वो बोझ भी नहीं बनता और बच्चे हैं वो खेल खेल में ये सारी चीजें सीख भी जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वारदा स्कीम थी एजुकेशन की उसमें हर एक चीज को, हर एक उसका माइनर से माइनस पॉइंट को भी वहां पे चेक किया गया, उसकी माइनर से माइनस पॉइंट पे भी वहां पे विचार विमर्श किया गया। उसके बाद उन्होंने जो अपनी पॉइंट्स थे या फिर अपनी योजना है वो लागू की गई। तो हमारी जो वारदा स्कीम थी, जो बेसिक एजुकेशन स्कीम थी, उसका टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो हमने इसमें इस लेक्चर में हमने जो किया वो हमने इसके मेन फीचर्स की बात की कि उसके कौन कौन से मेन फीचर्स थी। उसके बाद हमने उसके करिकुलम की बात की कि कैसा जो करिकुलम था वो वहाँ पे ऐड किया गया। फिर हमने टाइम टेबल की बात की कि उसने टाइम टेबल के हिसाब से रखा था कि कितने दिन बच्चों को पढ़ना है, पर डे कितने घंटे वो स्कूल में जो स्पेंड करेंगे। फिर उसने टीचर एंड ट्रेनिंग की बात की कि जो टीचर है और उसकी जो ट्रेनिंग है वो कितनी है, उसकी टीचर्स की जो अपॉइंटमेंट है उस अपॉइंटमेंट किस हिसाब से होगी, या फिर जो उनकी ट्रेनिंग है वो कितने समय की हो सकती है। फिर मेथड ऑफ टीचिंग की बात की कि किस किस मेथड के थ्रू हम बच्चों को जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नेक्स्ट टॉपिक